Yes. Write a program to display unique vowels present in the given word using stack. यानी कि हम कोई भी वर्ड कोई स्पेलिंग हम एंटर करते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड हमने लिखा, तो हेलो वर्ल्ड में वोवेल्स कौन से कितनी बार आ रहे हैं, जैसे ओ 2 बार आ गया या ई 3 टाइम्स आ गया, कोई भी हो जैसे भी, लेकिन ये उसको एक बार काउंट करके ही देगा कि ओ वोवेल आ गया है इसमें, ई वोवेल आ गया, ऐसा उसका ऐसा नहीं बोला कि 2 बार ओ आया 3 बार ई आया, ऐसा नहीं होगा, केवल यूनिक वोवेल प्रेजेंट है उसी की काउंटिंग वो बता देगा हमें। हमारे वोवेल वाली लिस्ट है ए ई आई ओ एंड यू। अब इन वोवेल्स को हम जो भी वर्ड एंटर कर रहे हैं, इनपुट एंटर द वर्ड टू सर्च फॉर वोवेल्स, या हम कोई एक स्पेलिंग इसमें एंटर कर देंगे। स्टैक हमारा ब्लैंक पड़ा हुआ है, इस स्टैक को इसलिए यूज कर रहे हैं जैसे जैसे वोवेल मिलते जाएंगे हमें, हम इस स्टैक में फिल करते जाएंगे। अब हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर लेटर इन वर्ड। लेटर एक वेरिएबल हो गया, वर्ड हमारा हेलो वर्ल्ड हो गया, तो वर्ड के अंदर हमारा लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड में तो पहले एच वाले लेटर को वो सर्च करेगा अकॉर्डिंग टू फॉर लूप, एच को देखेगा वो, सबसे पहले एच आया यहाँ, इफ लेटर इन वोवेल्स, यानी जो लेटर आया एच, क्या वो वोवेल का पार्ट है क्या, इफ लेटर इन वोवेल, क्या वो वोवेल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको वापस क्या करेगा, वापस ऊपर आ जाएगा, वो फॉर लूप के स्टार्ट में आ जाएगा वापस, फिर लेगा वो ई, फॉर ई इन वर्ड, इफ लेटर इन वोवेल, इफ ई इन वोवेल है, यस है ये वोवेल में, इफ लेटर नॉट इन स्टैक, क्या ई स्टैक में नहीं है, स्टैक तो खाली पड़ा था, नहीं है उसमें, तो स्टैक डॉट अपेंड लेटर, स्टैक डॉट अपेंड लेटर क्या था हमारा ई, तो ई उस स्टैक में चला जाएगा, फिर वापिस से फॉर लूप पे आएगा, फिर हेलो में हमारा एच हो गया, ई हो गया, अब एल पर आते हैं हम, फॉर एल इन वर्ड, इफ एल इन वोवेल, एल वोवेल में है ही नहीं तो आगे जाएगा ही नहीं, वापिस से फॉर लूप पे आता है, एच हो गया, ई हो गया, एल हो गया, नेक्स्ट वापिस एल है, तो उस एल के लिए भी नहीं होगा, फिर फॉर लूप वापस ऊपर आएगा, फिर हमारा मिल रहा है एच ई डबल एल ओ, ओ आ रहा है हमारा, फॉर ओ इन वर्ड, इफ लेटर इन वोवेल, यानी ओ इन वोवेल्स, ओ वोवेल्स में है, ओके, इफ ओ नॉट इन स्टैक, ओ हमारे स्टैक में है क्या, नहीं है, ये कह रहा नहीं है, नहीं है तो उसको अपेंड कर दो, उस स्टैक में उसको पुश कर दो, तो स्टैक में आ जाएगा। इस तरह से जितनी भी लेंथ में आपने स्पेलिंग लिखी है या वर्ड लिखा है, 1 बाय 1 लेटर उसको चेक करता जाएगा और वोवेल से कंपेयर करता जाएगा, जहां जहां वोवेल मिलते जाएंगे स्टैक में एंटर करता जाएगा। अब मान लो अभी अभी हमने लास्ट ओ स्टैक में अपेंड किया था, हम इस तरह से मान लेते हैं कि नेक्स्ट लेटर वापस से फॉर लूप में ओ आ गया, इफ ओ इन वोवेल्स, इफ लेटर नॉट इन स्टैक, ओ तो हमने स्टैक में पहले ही डाल दिया, तो ये बोल रहा है कि ओ नॉट इन स्टैक, स्टैक में ओ नहीं है, ओ तो पहले से पड़ा हुआ है, तो ये सेकंड वाला ओ नहीं लेगा, वापस फॉर लूप में ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमें यूनिक टाइम ही वोवेल्स को डिस्प्ले करना है जो जो हमारे वर्ड में आए हैं। तो ये प्रोग्राम है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले यूनिक वोवेल्स प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड यूजिंग द स्टैक। तो हमारा स्टैक में जो भी वोवेल्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, वो इसमें अपेंड होते जाएंगे, फिर उस प्रिंट करके उस स्टैक को डिस्प्ले कर देते हैं। प्रिंट द नंबर ऑफ डिफरेंट वोवेल्स प्रेजेंट इन वर्ड की जगह जो भी स्पेलिंग आपने डाली है, मैंने हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल भी लिया और मल्टीपल टाइम्स ओ भी लेके देखा, जैसे तो आप कोई भी एग्जांपल लेके उसको करके देख सकते हैं।
इज लेंथ स्टैक, स्टैक के अंदर जो जो भी हमारे अपेंड हुए हैं उसकी लेंथ काउंट होके आ जाएगी अल्फाबेट्स की, और वो दिखा देगा कितना काउंट आया। इसी को आगे देखते हैं। एंटर द वर्ड टू सर्च फॉर वोवेल्स, ये हमारा यहाँ से आया। एंटर द वर्ड टू सर्च फॉर वोवेल्स, यहाँ से एंटर हुआ, इन्होंने डाला हेलो पाइथन। इसमें देखो ई आ रहा है, ओ आ रहा है और एक ओ आ रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 3 वोवेल्स हैं, बट ओ 2 टाइम्स आ रहे हैं तो उसको सिंगल टाइम ही काउंट करेगा, क्योंकि एक बार ओ स्टैक में चला जाएगा तो सेकंड टाइम वापस अपेंड नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। तो 2 वोवेल आ रहे हैं तो ये दिखा रहा है ई एंड ओ। द नंबर ऑफ डिफरेंट वोवेल प्रेजेंट इन हेलो पाइथन इज 2, तो 2 उसमें प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। एक एग्जांपल और दे रखा है, प्रोग्राम टू ऐड डिलीट एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ एन एम्प्लॉय यूजिंग लिस्ट। लिस्ट को यूज करते हुए करना है हमें, प्रोग्राम टू ऐड डिलीट एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय यूजिंग लिस्ट, इम्प्लीमेशन थ्रू स्टैक, इसमें स्टैक भी यूज करना है साथ में। तो एम्प्लॉय नेम से एक स्टैक बना दिया हमने, ब्लैंक है, एम्प्टी है। और यस वाला वही कंसेप्ट है जो पहले हम कर चुके हैं वाइल के साथ में, पुश पॉप और डिस्प्ले। और 3 चॉइसेस हमने ली थी, चॉइस 1, चॉइस 2 एंड चॉइस 3। फर्स्ट वाला दे रखा है हमारा पुश वाला पार्ट। जैसे ही हमने एंटर योर चॉइस में 1 एंटर किया, चॉइस इक्वल टू 1 हो गया। एम्प्लॉय आईडी एंटर करनी है हमें, एम्प्लॉय का नेम एंटर करना है, यानी 2 एंट्रीज हमने यहाँ एम्प्लॉय की कर दी। और एक वेरिएबल एक और लिया हमने ईएमपी, ईएमपी का इक्विवेलेंट हमने मान लिया ईआईडी और नेम, यानी एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को हमने ईएमपी में डाल दिया, यानी ये दोनों वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल में जो भी एंट्री डाली हमने, एम्प्लॉय का नंबर एंटर किया, एम्प्लॉय का नेम एंटर किया, तो वो दोनों ईएमपी में चले जाएंगे। एम्प्लॉय हमारा क्या है, स्टैक है जो ब्लैंक हमने शो कर रखा है ऊपर, इस स्टैक में अपेंड हो जाए, यानी पुश हो जाए, कौन, ईएमपी। ईएमपी क्या है हमारा, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय वाले स्टैक में हमारा ईएमपी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ईआईडी और ई नेम, तो वो दोनों एंट्री इसमें अपेंड हो जाएगी। फिर वापिस से चॉइस आपने 1 दी मान लो, वापिस पुश वाला पार्ट चलेगा, फिर चॉइस 1 में आ जाएगा, तो यहाँ से वापिस एक सेकंड एम्प्लॉय की और एंट्री हो जाएगी इसमें। अब हम देखते हैं कि हमें डिस्प्ले करना है, मान लो कि हमने जो एंट्रीज करी उसको डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले के लिए है 3। तो हमारे चॉइस अगर 3 डालते हैं तो 3 वाले पार्ट में आ जाता है, चॉइस इक्वल टू 3। इसमें क्या किया है, लेंथ निकाली है एम्प्लॉय की, यानी जितने भी एम्प्लॉय वाले स्टैक में जितना भी डेटा आ गया है उसकी लेंथ काउंट कर ली, जिसको इक्वलेंट कर दिया एल के, एल के इक्वलेंट इसको कर रखा है। वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, सॉरी एल इज ग्रेटर देन 0, एल की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए टू डिस्प्ले एलिमेंट फ्रॉम लास्ट एलिमेंट टू फर्स्ट, यानी जब भी हम स्टैक में डेटा फिल करते हैं तो टॉप टू टॉप, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर टॉप चला जाता है। तो अब हम जब उसको डिलीट करते हैं तो डिलीट करने में क्या होता है, टॉप से नीचे की तरफ डिलीट होते हैं, या फिर डिस्प्ले करेगा तो टॉप से नीचे की तरफ वो डिस्प्ले करेगा, रिवर्स ऑर्डर में करेगा जो भी है डिस्प्ले। प्रिंट करना है एम्प्लॉय को L-1, यानी जितना array बना है उससे कम, एक कम किया, यानी हमारा जैसे
हेलो वर्ल्ड है तो इसको गिन लो, HELLOWORLD 10। 10 का है जैसे ये पूरा, तो ये 10 माइनस 1 कर देगा तो 9, या 9 हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, उस L को और कम कर दिया, L इक्वल टू L माइनस 1, फिर 8 पे आ गया। फिर वापिस ऊपर जाएगा, वाइल में चेक करेगा। L की वैल्यू ने फर्स्ट टाइम ली थी 10 ली थी, यहाँ फर्स्ट टाइम क्या थी 10, 10 0 से ग्रेटर है, ठीक है। फिर इसमें जाके क्या हुआ था, 10 माइनस 1 9 हो गया था, और वो प्रिंट भी हो गया, प्रिंट भी किया है और डिक्रीमेंट भी किया है। फिर एक और डिक्रीमेंट किया इन्होंने यहाँ पे, तो 9 से आपका हो गया 8, 8 ग्रेटर देन 0, यहाँ आया 8 माइनस 1 होके ये भी प्रिंट हो गया। इस तरह से एक एक डिक्रीमेंट होता जाएगा, और टॉप से लेके वो बॉटम तक सारी वैल्यू को वो डिस्प्ले कर देगा। ये लूप हमने लास्ट वाले प्रोग्राम में भी देखा था, कल जब देखा था उस प्रोग्राम में भी था, लेकिन वो पूरा एक फोर लूप करके उसने बना दिया था उसके अंदर, और इसमें वाइल से किया हुआ है इसको। आप चाहें तो वो कंसेप्ट लेना चाहें तो वो कंसेप्ट से भी आप कर सकते हो डिस्प्ले वाला पार्ट। तो एक पुश वाला पार्ट हो गया, एक डिस्प्ले वाला पार्ट हो गया। पॉप, पॉप वाला पार्ट क्या करेगा, पहले वो चेक करेगा कि आपका जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर हमारा जो पड़ा हुआ है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम इक्वल टू ब्लैंक, क्या वो पहले से ब्लैंक तो नहीं पड़ा हुआ है, चेक करेंगे पहले। तो उसने अगर वो ब्लैंक है तो लिखा हुआ आएगा स्टैक एम्प्टी, हमने तो एंट्री कर लिया, वो ब्लैंक नहीं है इसलिए एल्स वाले पार्ट में आएगा। तो एल्स वाले पार्ट में एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को पॉप कर दे वो, यानी उसको डिलीट कर दे। तो सबसे फर्स्ट ऊपर का होगा वो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम डिलीट हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, और जो डिलीट हुआ वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ये एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को प्रिंट कर देगा कि ये चीज डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से 3 पार्ट है यहाँ पे इसके, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। तो पुश वाले पार्ट में तो हमने एंट्री कर ली, एक एंट्री जैसे ही करते हो, तो कल जैसे हमने देखा था ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, कंटिन्यू करते हो तो यस करोगे, तो 1 करके एक और पुश में एक एंट्री डाल देंगे, फिर यस किया एक और एंट्री डाल दी। यानी हमें बार बार यस करके एंट्रीज को डालना पड़ेगा, या यस करके पॉप में जाना है तो पॉप में जा सकते हैं, या फिर यस करके डिस्प्ले में जाना है तो डिस्प्ले में जा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स, स्टैक्स की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, रिवर्सिंग ए वर्ड और लाइन, कोई रिवर्सिंग ऑर्डर लेना है तो रिवर्सिंग ऑर्डर की एप्लीकेशन इसमें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम रिवर्सिंग का आ रहा है तो इससे हम कर सकते हैं, क्योंकि जो एंट्री होती है, एंट्री के बाद जो डिलीशन हुआ, डिलीशन क्या होता है रिवर्स ऑर्डर में होता है, तो जो जो डिलीट होता जा रहा है उसको एक जगह कलेक्ट कर लो तो ऑलरेडी वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी लाइन। एस simple example of a stack application is reversal of a given line. This can be accomplished by pushing each character onto stack as it is read. When the line is finished, character are then popped off the stack and they will come off in the reverse order. जैसे जैसे डिलीट करते हो तो रिवर्स ऑर्डर में डिलीट होता है, उसका हम कलेक्शन करके उसको रिवर्स में शो कर सकते हैं। The compiler uses stacks to store the previous state of program when a function is called up during recursion. Recursion में हमने देखा था कि फंक्शन को जब हम रिटर्न करते हैं या प्रिंट करते हैं तो क्या करता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को बार बार कॉल करता रहता है। तो फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल किया और सेकंड टाइम जब फंक्शन कॉल किया तो प्रीवियस वाले फंक्शन को भी वो स्टोर करके रखता है। एक के बाद फंक्शन क्या होता है, बार बार कॉल होते जाते हैं, तो प्रीवियस वाली स्टेट वाले जो प्रोग्राम का जो पार्ट होगा इसको भी वो स्टेट स्टोर करके रखता है। अनदर इंपॉर्टेंट स्टैक एप्लीकेशन इज बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग भी वही हो गया रिकर्शन, बार बार वो उस चीज को रिपीट कर रहा है और रिवर्स ऑर्डर में कर रहा है वो। Backtracking is used in a large number of puzzles like Sudoku and in optimization problems such as
हमने जो भी ऑपरेशन किए है वो सारे ऑपरेशन हम एक स्टैक में कलेक्ट करके। नेक्स्ट पार्ट है आपका क्यू वाला, सेम एज इट इज स्टैक जैसा ही है, सारा सेम प्रोसीजर है, बट उसमें आपका था लिफो कंसेप्ट था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक के अंदर ये कंसेप्ट था हमारा लिफो वाला। क्यू क्यू वाला पार्ट है जैसे हम क्यू बनाते हैं कहीं भी, जैसे कहीं किराना शॉप पे 1 बाय 1 एक लाइन से लग गए, या मूवी का टिकट परचेस करने गए तो एक के पीछे एक क्यू में लग जाते हैं। हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट पर्सन जो है इसको सबसे पहले टिकट मिल जाएगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी सबसे पहले इंसर्ट भी ये हुआ, पुश भी ये हुआ और पॉप भी यही हो जाएगा, डिलीट भी यही हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर इसके प्लेस पे सेकंड वाला पर्सन आ जाएगा और थर्ड वाला सेकंड पे आ जाएगा, यानी सारे एक एक स्पेस आगे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये कंसेप्ट कहलाता है फीफो, FIFO, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इसको पढ़ लेते हैं। In the previous topic, we have discussed the implementation of stack. Now we will learn the implementation of queue with Python list. Queues are similar to stacks in that a queue also consists of sequence of items. इसमें भी एक sequence बन रहा है. And there are restrictions on how items can be added to and removed from the list. इसमें बस कुछ restriction है किस तरह से इसमें add होते हैं data और किस तरह से remove होते हैं. Queue permits deletion to be performed at one end of the list and insertion at the other. यहां से डिलीट हो रहा है पर्सन, मान लो यहाँ है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर्सन है यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है, डिलीशन तो हो रहा है आगे की तरफ, एक एंड पे डिलीशन हो रहा है और अदर एंड पे और पर्सन्स ज्वाइन होते जा रहे हैं, इससे ज्यादा भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसने लिखा है क्यू परमिट्स डिलीशन टू परफॉर्म एट वन एंड यहाँ पे हो रहा है आपका फर्स्ट में वन एंड ऑफ द लिस्ट एंड इंसर्शन एट द अदर, और दूसरे एंड पर इंसर्शन हो रहा है, यानी पुश वाला फंक्शन वर्क कर रहा है। ऐसा सेम एग्जांपल हम देख सकते हैं बैंक के एटीएम पर, फीस जब जमा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, फी काउंटर पे ऐसा देख सकते हैं, शॉपिंग सेंटर पे भी ऐसा देखने को मिल सकता है। यहाँ इसमें एक पूरा एक लिस्ट या एक एरे को शो कर रखा है। 0 पे 1 है, 1 पर 11, 2 पर 15, 3 पर 3, 4 पर 6, 5 पे 10 और 6 पे अभी कुछ भी नहीं है। जहां फर्स्ट सेल है उसको बोलते हैं फ्रंट, और लास्ट डेटा जहां भी इनपुट हुआ वो है रियर। और मान लो 10 नहीं है, लास्ट डेटा मेरा 6 है, तो 6 को हम बोलेंगे रियर। और डिलीशन जो होगा हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, फ्रंट वाले पार्ट से होगा। डिलीशन फ्रॉम क्यू, इंसर्शन इन क्यू, रियर पार्ट से इंसर्शन होता है हमेशा। अब हम देखो कैसे एंट्री होती है, एक बार पूरा इस स्टोरेज लोकेशन से देख लेते हैं। इसमें कोई भी डेटा अभी पुश नहीं किया है हमने, तो फ्रंट वाला पार्ट जो स्टार्टिंग का है वो 0 है और रियर वाला पार्ट भी 0 है, क्योंकि दोनों में ही कुछ नहीं है, दोनों 0 वाले पार्ट पर है, फ्रंट वाला पार्ट भी और रियर वाला पार्ट भी 0 पर है। जब यहाँ पे कोई डेटा आ जाता है, जैसे इन्होंने यहाँ दिया है, एक से ही देख लेते चलो। यहाँ मैंने डाल दिया 10, ठीक है, तो फ्रंट वाले पार्ट में 0 में 10 पड़ा हुआ है और रियर वाले पार्ट में भी 10 पड़ा हुआ है। अब यहाँ डालता हूँ मैं 20, फर्स्ट वाले पार्ट में डाल दिया 20, तो रियर वाला पार्ट तो मेरा हो गया 1 और फ्रंट वाला पार्ट हमेशा 0 ही रहेगा। या मैंने डाल दिया 30, तो रियर वाला पार्ट आ गया 2 पर और फ्रंट वाला है 0 पर। तो रियर वाला पार्ट ऐसे राइट साइड में आगे पुश होता चला जाएगा। तो इस तरह से वो एंट्री कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि एंट्री इन्होंने दे रखी है
38A 4.5 99X, यानी इसमें भी हम मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स एंटर कर सकते हैं। ये भी हेट्रोजीनियस होता है, जैसे हमारा स्टैक वाला पार्ट था। Implementation of a queue as a list. A queue is a specialized list which perform only two operations, that is insertion and deletion. ये भी दो तरह के वर्क करती है, जैसे हमने स्टैक में भी देखा है। Elements are always added from the rear end of the queue and removed from the front end of the queue. जैसे मैंने बताया कि rear end पे वो एंट्री होती चली जाएगी और फ्रंट वाले एंड से डिलीशन होता चला जाएगा। The basic operation carried out by queue as a list are, इसमें क्या क्या करना होता है हमें? क्रिएटिंग ए क्यू लिस्ट बनानी है, जैसे स्टैक की लिस्ट बनाई थी। इंसर्शन एलिमेंट इन ए क्यू, ये भी स्टैक जैसा है, कैसे इंसर्ट करना है। एम्प्टी है या नहीं क्यू, ये भी स्टैक में हमने चेक किया था, सेम एज इट इज क्यू। और ट्रेवल्स एंड डिस्प्ले ऑफ द क्यू, ये भी सेम एज ए स्टैक। स्टैक और क्यू दोनों बहुत ही सिमिलर है, बस इसका डिलीशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। Whenever we create a list in a Python creates an address in memory, जब भी हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो पाइथन क्या करता है, एड्रेस वाइज मेमोरी लोकेशन बना देगा एंड कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को वो स्टोर कर सकता है। लाइक ए स्टैक इज क्रिएटेड यूजिंग द पाइथन इनबिल्ट फंक्शन लिस्ट, जैसे कि हमने स्टैक को डिफाइन किया था लिस्ट के साथ में, ब्लैंक लिस्ट के साथ में, उसी तरह से क्यू को भी हम डिफाइन कर सकते हैं सेम मैनर में। ये किया इन्होंने, क्यू इक्वल टू लिस्ट ब्लैंक कर दिया पैरेंथेसिस के साथ में, क्यू इक्वल टू, ये इन्होंने सब स्क्रिप्ट बना दिया है या ब्रैकेट बना दिया। Hence queue is created as a variable of list type and is empty list or an empty queue as it does not contain any element, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। The first element added to the queue will be at Q0. First element जो होगा Q0 में होगा, ये 0 वाला जो पार्ट है। Where both front and rear position is 0. Starting में दोनों जो है फ्रंट और रियर वाला पार्ट है 0 है। Followed by the second element. Second element जैसे ही फिल होगा 1 वाले में तो हमारा रियर एंड जो होगा 1 हो जाएगा, जबकि फ्रंट हमारा 0 ही रहेगा। तो इस तरह से रियर जो होगा वो इंक्रीमेंट होता जाएगा 1 by 1 और उसके इंडेक्स जो होंगे वो चेंज होते जाएंगे 1 2 3 4 5 लाइक दिस। यहाँ पे इन्होंने एंट्री का एग्जांपल दिया पूरा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फर्स्ट में 0 है, फ्रंट और रियर डेटा जो 38 इन्होंने एंटर किया है दोनों 0 0 है। फिर ए आ गया तो रियर वाला पार्ट 0 से 1 पे आ गया, फ्रंट वहीं पर है। फिर रियर वाला 2 पर आ गया, रियर वाला 3 पे आ गया, देन 4। इस तरह से डेटा इसमें पुश हो जाता है। In Python we already have delete, pop and append functions for deletion of elements at the front and addition of the element at the rear. तो pop या deletion हमें जब करना है वो फ्रंट पार्ट पर होगा और append पार्ट जो होगा वो rear end पे होगा। There is no need to write special function for add and remove elements in the queue। यहाँ पे special function आपको नहीं लिखना है। The function append automatically insert elements at the rear end in the queue। append से हम सारा डेटा एंटर कर सकते हैं। Thus the algorithm to append insert an element in a queue is as follows। एल्गोरिथम सेम स्टैक जैसी है, जिसने स्टैक पहले नहीं पढ़ा है तो यहाँ वापस समझ आ जाएगा। स्टार्ट करना है, सबसे पहले एलिमेंट इनपुट करना है, जैसे मैंने सबसे पहले 38 एंटर किया था तो एंट्री में 38 डाल दिया। क्यू डॉट अपेंड और एलिमेंट, यहाँ स्टैक वाला पार्ट था पहले हमारा, स्टैक डॉट अपेंड और एलिमेंट था, तो यहाँ आ गया हमारा क्यू डॉट अपेंड एलिमेंट। 38 उस स्टैक में स्टोर हो जाएगा और प्रोग्राम हमारा स्टॉप। ये एल्गोरिथम हो गई इनपुट की। चेकिंग फॉर एन एम्प्टी क्यू, एम्प्टी स्टैक वाला भी देखा था, सेम एज इट इज एम्प्टी क्यू।
इसमें स्टार्ट करते हैं, पहले चेक करता है कि क्यू हमारी एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तो मैसेज आ जाएगा क्यू इज एम्प्टी। और गो टू स्टेप 4, स्टेप 4 हमारी क्या है 4, यहाँ पर आ गया और स्टॉप हो जाएगा। इफ क्यू इक्वल टू एम्प्टी, this if this condition is false, then it will move to the step number 3, q dot pop। तो q dot pop 0 यहाँ डाला तो वो 0 पे जो भी डेटा होगा वो वहां से डिलीट हो जाएगा। जितना डेटा होगा 1 by 1 करके उसको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ एक फर्स्ट एलिमेंट का दिया है कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह स्टैक के अंदर भी 3 अल्टरनेटिव मेथड दे रखे थे, इसमें भी क्यू के मेथड दे रखे हैं। स्टार्ट, यहाँ लिखा है इफ नॉट क्यू, हमने यहाँ लिखा था इफ क्यू इक्वल टू एम्प्टी, फिर क्यू इज एम्प्टी था। यहाँ है इफ नॉट क्यू, क्यू में कोई डेटा नहीं है तो प्रिंट क्यू इज एम्प्टी। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। अगर एम्प्टी है तो स्टेप 4 पे जाके स्टॉप हो जाए, एम्प्टी नहीं है तो स्टेप 3 में जाके वो फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। एक और अल्टरनेटिव मेथड है स्टार्ट इफ नॉट लेन क्यू, ये क्यू में नहीं है, डेटा नहीं है तो एम्प्टी है तो गो टू स्टेप 4। और अगर एम्प्टी नहीं है तो क्यू में जाके डॉट पॉप 0 करके फर्स्ट एलिमेंट को वो डिलीट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ क्यू। क्यू में से हम एलिमेंट को कैसे डिलीट करते हैं, उसके लिए क्या सिंटेक्स है कमांड का, वो कैसे लिखा जाएगा उसको देखते हैं। लिस्ट डॉट पॉप आई, हम चाहें तो आई देके भी उसको डिलीट कर सकते हैं, आई मीन्स लोकेशन हो जाएगी उसकी। लिस्ट डॉट पॉप केवल ये 0 वाले लोकेशन पे जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं डिलीट लिस्ट 0। In the above statement, the position or index value of the list is optional। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वैल्यू देना चाह रहे हैं या उसकी इंडेक्स वैल्यू देनी है। It also allows us to return the deleted element from the queue। वो deleted element को रिटर्न भी करता है बाद में, जो हम ट्रेवर्सल वाला देखा था लास्ट टाइम। To begin with deletion operation using front end of the queue, we should use the pop function। The 0th position is the first position in the queue when we delete an element using the pop 0 function। It will remove that element and shift all the element after to fill the gaps। कल भी मैं ये डिस्कस कर चुका था वैसे कि जैसे ही हम डिलीट करते हैं 0 वाले एलिमेंट को, तो वो जैसे डिलीट हुआ तो उसके नेक्स्ट वाला जो डेटा होगा या वैल्यू होगी वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, और उसके जस्ट पीछे वो भी एक स्टेप आगे, उसके पीछे जस्ट एक स्टेप आगे हो जाएगी। जैसे हम मूवी का टिकट परचेस करते हैं टिकट विंडो से, तो फर्स्ट पर्सन होगा वो अपना टिकट लेके वहां से रिमूव हो जाएगा, सेकंड वाला फिर फर्स्ट पे आ जाएगा, यानी वो 0 लोकेशन पे आता जाएगा। तो एक एक एंट्री होती जाएगी आगे और 0 वाले लोकेशन की वो डिलीट होती चली जाएगी। ये दे रखा है आपका 38 A 4.5 99 और X 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसमें हैं। फ्रंट एंड हमारा है 0 और रियर वाला एंड है हमारा 4। लास्ट एलिमेंट जहां भी होगा, ठीक है, वो रियर का पार्ट होगा। फिफ्थ वापस हो गया, फिफ्थ में एंट्री हुई तो रियर 5 हो जाएगा हमारा, फिर 6 में एंट्री हुई तो रियर 6 हो जाएगा। तो फ्रंट वाला पार्ट हमेशा आगे 0 पे रहता है, रियर वाला पार्ट आगे इंक्रीज होता चला जाता है। इसमें से इन्होंने क्या किया, 38 को डिलीट किया, 38 को डिलीट किया तो 0 आपका ब्लैंक हो गया। बाकी ऐसा कैसा ए का ए है 4.5 99 x। बट जैसे ही ये डिलीट हुआ रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो आगे शिफ्ट हो गए सारे। अब रियर एंड आपका क्या हो गया, 4 के प्लेस पर 3 हो गया। अब वापिस से 0 वाला एलिमेंट डिलीट होगा, ये डिलीट हो गया, 4.599 और x ये क्या होंगे, ये वापस आगे शिफ्ट हो जाएंगे।
तो इस तरह से एलिमेंट आगे शिफ्ट होते जाएंगे और जीरो लोकेशन वाला एवरी टाइम डिलीट होता चला जाएगा। फिर 4.5 डिलीट हुआ, 99 और x था वो आगे शिफ्ट हो गया, 99 डिलीट हुआ तो x आगे शिफ्ट हो गया, फिर आगे x डिलीट हो जाएगा तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, यानी आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। सो वी हैव परफॉर्म 5 डिलीशन ऑपरेशन also called a DQ, डिलीट करने को ये DQ भी बोलते हैं हम, which result in an empty queue, जिसका DQ का मेन रिजल्ट क्या आ रहा है, empty queue। Algorithm to delete an element from a list queue, क्यू में से, क्यू लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट आपको डिलीट करना है तो उसका एल्गोरिथम किस तरह से होगा। स्टार्ट किया, इफ क्यू इक्वल टू एम्प्टी, अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो मैसेज आ जाए प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, देन गो टू स्टेप 5 एंड एंड। If queue is not empty, then it will move to the step number 4, element equal to q dot pop 0, means जीरो वाली लोकेशन को वो रिमूव करेगा। मेरा मीनिंग है लोकेशन नहीं, मीन्स उसमें जो भी वैल्यू पड़ी है, जीरो लोकेशन में जो भी वैल्यू है ये फोर्थ स्टेप उसको रिमूव कर देगी। नेक्स्ट है ट्रेवर्सल ऑफ क्यू एलिमेंट्स, लाइक स्टैक, स्टैक में भी हमने देखा था वो को वही कंटेंट भी इसने लिखा हुआ है, स्टैक की जगह इसने क्यू वर्ड यूज कर लिया है। द एलिमेंट्स ऑफ क्यू कैन बी आल्सो एक्सेस एंड डिस्प्ले एंड द प्रोसेसेस इज टर्म एज क्यू traversal। For traversing each element of the queue A, we will first calculate the length of the queue using the built-in function length। यानी कि A हमारी कोई क्यू है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी हम सबसे पहले लेंथ काउंट कर लेते हैं कि कितना डेटा उसके अंदर पड़ा हुआ है, जैसा स्टैक में भी हमने किया था, पूरी लेंथ उसकी काउंट कर दी थी। काउंट कहाँ से करते हैं हम, जीरो से लेके उसका लास्ट एलिमेंट जो भी है एल तक, एल उसकी जो भी लेंथ है वहां तक उसको हम काउंट कर लेते हैं, और उसमें से जो भी डिलीट हुआ है, जो भी इंसर्ट हुआ है, लास्ट में जो भी रिमेनिंग होगा उसको हम उस क्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो पैराग्राफ इसने लिखा है उस पूरे को हम इस प्रोग्राम में देखें तो थोड़ा इजी हो जाएगा ये। इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट एज क्यू यूजिंग फंक्शन पॉप, पॉप फंक्शन के थ्रू इसको करना है हमें। ए इक्वल टू हमारा क्यू है, जैसे ए की बात ये कर रहा था यहाँ पर क्यू ए, इसने यहाँ जो क्यू ली है उसने ब्लैंक ली है, यहाँ पर एम्प्टी ली है। सी इक्वल टू वाई, चॉइस हमारी वाई है, जब हमारी चॉइस वाई आती है सी इक्वल टू वाई तो तीन ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आते हैं 1 2 एंड 3, 1 फॉर इंसर्शन, 2 फॉर डिलीशन और 3 फॉर डिस्प्ले। चॉइस इंट इनपुट एंटर योर चॉइस, वो आपको पूछता है कि एंटर योर चॉइस। हमने अपनी एंट्री इसमें करी 1, तो चॉइस इक्वल टू ये 1 हो गई। 1 होती तो क्या होता है, इनपुट एंटर न्यू नंबर, तो हमें एक नया नंबर एंटर करना है क्योंकि 1 नंबर हमारा क्या है, इंसर्शन का पार्ट है। तो जैसे ही चॉइस 1 आया एंटर न्यू नंबर, हमने एंट्री कर दिया 10, ए डॉट अपेंड, तो यानी ए हमारी क्या है, एम्प्टी हमारा क्यू है, उसमें एक डेटा बी में अपेंड हो जाएगा, एंटर हो जाएगा उसके अंदर। ये जैसे ही एंट्री फिनिश हुई, एलिफ इफ एल्स ये कोई भी रीड नहीं करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा इनपुट डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, ये मैसेज आएगा। ये जैसे ही मैसेज आया तो ये वाइल पे आ जाएगा सीधा इधर। अगर अपनी चॉइस वाई डालते हो तो इन तीनों को वापस डिस्प्ले करेगा। अगर वाई के अलावा कोई और अल्फाबेट आपने डाल दिया तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा इसको। अगर वाई आपने एंटर किया वापस 1 में आ गए तो 1 वाली चॉइस में जाके हमने अपनी एंट्री कर ली, फिर बी में एक और नई एंट्री हो गई,
तो नया नंबर 20 डाल दिया हमने, पहले 10 था अब 20 आ गया। फिर वापस से यहाँ आएगा डू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, वापस हमने वाई किया तो फर्स्ट वापस इंसर्ट ले लिया, एक एंट्री और कर लिया हमने। तो इस तरह से चॉइस इक्वल टू 1 वाला ये पार्ट है, हम इस तरह से एंट्री कर लेते हैं 3 वैल्यूज की। जब नेक्स्ट टाइम वापस वो हम पूछता है कंटिन्यू करना है, जैसे यस किया हमने, हम 3 ऑप्शन पे चले जाते हैं, थर्ड वाले पे। जैसे 3 ऑप्शन पे आपने टेक्स्ट टाइप किया तो आपका आ जाएगा थर्ड वाले ऑप्शन पर, L इक्वल टू लेन ए हमारा क्या है, MTQ थी बट इसमें अभी डेटा है 10, 20 एंड 30, तो इसकी लेंथ आ जाएगी आपकी 3 4 I इन रेंज 0 to L। L हमारा क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 से एक लेस चलेगा, यानी 0, 1 एंड 2 ये चलेगा। जब फर्स्ट टाइम 0 के लिए चला तो A0 पे हमारा क्या था 10 प्रिंट होगा, वापस फॉर लूप में जाएगा, 0 के बाद 1 लोकेशन आएगी, A1 पे हमारा क्या पड़ा हुआ था 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये 2 वाली लोकेशन पे गया, 2 पर आया तो A2 पे 30 है तो 30 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो भी एलिमेंट इंसर्ट किए हैं डिस्प्ले के थर्ड वाले ऑप्शन से वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। फिर वापस से यहाँ आ जाता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, इस पे जैसे ही आया हमने यस किया, यस करके ऑप्शन लिया हमने 2 जैसे ही आप चॉइस डालते हो, यानी कि ये आपको चॉइस हमेशा पूछेगा, इनपुट एंटर योर चॉइस। जब आप यस कर लेते हैं तो आपको इनपुट वाला ये एंटर योर चॉइस वाला ऑप्शन हमेशा आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। जैसे ही आपने अपनी चॉइस डाली 2, तो ये एलिफ वाले 2 पर आ जाता है। पहले चेक करता है कि हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है, हमें पता है हमारी एम्प्टी नहीं है, तो इफ को रीड नहीं करेगा और एल्स में आ जाएगा। एल्स में आकर के प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट इज A0, मतलब A0 पे क्या एलिमेंट पड़ा जो हमें डिलीट करना है। A0 पे 10 पड़ा है, A.pop0 जैसे ही लिखा आपने तो इससे क्या होगा, आपका 0 में जो 10 पड़ा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। तो एक बार में एक ही एलिमेंट डिलीट होगा, वापस कंटिन्यू पे आएगा, कंटिन्यू के वापस 2 ऑप्शन चॉइस में लिया, 2 से वापस इफ में आएगा, इफ फॉल्स हो जाएगा, एल्स में आएगा, फिर A0 पे क्या हो, आगे शिफ्टिंग हो जाती है तो 0 पे अब आपका आ जाएगा 20, A.pop0 से 20 डिलीट हो जाएगा। फिर आप अपनी चॉइस डालते हो वापस से यस, और आप जैसे ही आपने यस डाला, यस के बाद आपको पूछता है चॉइस आपकी चॉइस नंबर आपने डाला 4, क्या 4 यहाँ पर है 1 2 3, 4 नहीं है यहाँ पे, ये क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट ना तो इफ को रीड करेगा, ना एलिफ इफ एल्स एलिफ किसमें भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट आएगा प्रिंट रॉन्ग इनपुट। तो ये रॉन्ग इनपुट शो करेगा कि आपने इनपुट रॉन्ग डाला है। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस हो गए आपके, वाइल भी हो गया, वाइल बार बार रिपीट करेगा उसको यस करने पर। बाकी सारे जो हैं चॉइस पर डिपेंड है कि आप कौन सी चॉइस ले रहे हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होता है। आप इसको बना के देखेंगे पूरा और रन करना, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से वापस से पूछ लेना। उसी का पूरा एग्जांपल दिया हुआ है। जब प्रोग्राम फर्स्ट टाइम आप रन करते हैं, इंसर्ट डिलीट और डिस्प्ले लिखा आएगा स्क्रीन पर। हमने चॉइस डाली 1 मीन्स इंसर्ट, नया नंबर हमने डाला 5। जैसे एंटर किया डू यू वांट टू कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू के लिए कहा यस कर दिया, इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले वापस आ गया, एंटर योर चॉइस, वापस फर्स्ट नंबर लिया हमने इंसर्ट का 8, हमने न्यू नंबर डाल दिया, वापस से कंटिन्यू किया, वापस से चॉइस हमने 1 डाल दी, 66 एंटर किया। तो इस तरह से हमारी एंट्री हो गई 5, 8 एंड 66। टोटल 3 एंट्रीज हमने यस करते हुए एंटर कर ली।
वापस से जब यस करते हैं तो हमने चॉइस डाली 3, इससे हमारा जितना भी डेटा इंसर्ट किया वो 3 से डिस्प्ले हो जाएगा। तो 5, 8 एंड 66 ये डिस्प्ले हो गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, हमने कंटिन्यू कहा यस, चॉइस हमने ली यहाँ पर 2, जैसे ही 2 चॉइस हमने डाली इसमें डिलीटेड एलिमेंट इज 5, तो 5 वाला जो नंबर है आपका फर्स्ट 0 पे जो था वो डिलीट हो जाता है। डू यू वांट टू कंटिन्यू पूछा, यस कर दिया, वापस हमने चॉइस डाली 3, थर्ड चॉइस हमारा डिलीट के लिए, सॉरी डिस्प्ले के लिए, थर्ड ऑप्शन हमारा डिस्प्ले के लिए। तो इस पे 2 नंबर से डिस्प्ले हुआ है 8 एंड 66। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इससे जस्ट ऊपर वाले स्टेप में डिलीटेड एलिमेंट इज 5 को ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, तो 2 एलिमेंट ही बचते हैं हमारे। कंटिन्यू करना है क्या, नो कर दिया तो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से एक प्रोग्राम और है जो हमने कल किया था, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम से किया था स्टैक के लिए। क्यू में दे रखा है इसमें बुक की आईडी और बुक के नेम से किया हुआ है। प्रोग्राम टू ऐड, रिमूव एंड डिस्प्ले द बुक डिटेल यूजिंग लिस्ट। लिस्ट का यूज करते हुए हमें डेटा ऐड भी करना है, रिमूव भी करना है और उसको वापस से डिस्प्ले भी करना है। लाइब्रेरी नाम से हमने क्यू बना ली, चॉइस हमने यस ले ली हमारी कंटिन्यू करने के लिए। वाइल सी इक्वल टू वाई, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यस प्रेस किया, 3 ऑप्शन हैं इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले। अभी जो प्रोग्राम लास्ट किया था उसी तरह से मेथड है इसका। इफ चॉइस इक्वल टू 1, अगर चॉइस हमारी 1 रही, बुक आईडी एंटर करा दी हमने, बुक नेम एंटर करा दिया, ये दोनों एंटर हो गए, तो इन दोनों वेरिएबल्स को हमने एक लिब नेम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, यानी इसमें हमारा बुक भी स्टोर हो गया आईडी और बुक नेम भी स्टोर हो गया। ये स्टोर होने के बाद में लाइब्रेरी जो था हमारा क्यू, जो एम्प्टी क्यू था, ये देखो ऊपर, इस एम्प्टी क्यू में लिब अपेंड हो जाएगा, यानी एंट्री हो जाएगी लाइब्रेरी वाले पार्ट में, जो कि हमारा क्यू वाला पार्ट है उसमें एंट्री हो जाती है बुक आईडी और बुक नेम की। अब जितनी बार आप कंटिन्यू करोगे और इंसर्ट करोगे उतनी एंट्रीज हम इसमें अपेंड के थ्रू कर सकते हैं। इस तरह से जैसे हमने बुक आईडी और बुक नेम 2 वेरिएबल एक वेरिएबल में स्टोर किया, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूपल, ट्यूपल क्रिएटेड फॉर ए न्यू बुक। तो हर बार जब भी आप नई एंट्री करोगे तो न्यू बुक के लिए बुक आईडी और बुक नेम एंटर होते चले जाएंगे और इसमें उस क्यू में इसकी एंट्री हो जाएगी। अब हम अपना ऑप्शन लेते हैं कंटिन्यू के बाद में 3 देंगे तो आपका डिस्प्ले वाला पार्ट है। पहले हमने क्या करा, लाइब्रेरी में जितनी भी एंट्री होगी, लाइब्रेरी हमारी क्यू है, क्यू में जितने भी बुक आईडी और बुक नेम आ गए हैं उसकी लेंथ हमने काउंट कर ली। फॉर आई इन रेंज 0 to L, L मीन्स ये जो लेंथ थी लाइब्रेरी की, जितनी भी लेंथ होगी 0 से लेके मान लो लास्ट लेंथ है 10, तो ये 0 से 9 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 0, तो लाइब्रेरी 0 में कौन सा बुक आईडी और बुक नेम है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी, लाइब्रेरी आई हो गया 1, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो लाइब्रेरी 2 के लिए होगा। तो 0 पे कौन से आपके बुक आईडी और बुक नेम है वो रीड हो जाएंगे, फिर लाइब्रेरी 1 में कौन से बुक आईडी और नेम है वो हो जाएंगे। इस तरह से करता हुआ वो 9 तक वो प्रिंट कर देगा सारे। ये हुआ हमारा डिस्प्ले का चॉइस नंबर 3 वाला पार्ट। फिर वापिस आता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, यहाँ जाके हम यस करते हैं, यस करके के बाद में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तीनों में से हमने 2 को सेलेक्ट किया इस कमांड से, इनपुट एंटर योर चॉइस हमने लिया 2 में आया तो यहाँ आ गए,
चॉइस इक्वल टू 2, तो पहले चेक करेगा लाइब्रेरी आपकी एम्प्टी है क्या, यानी आपका क्यू एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तो क्यू एम्प्टी प्रिंट कर देगा, बट हमने अभी एंट्री करी है तो वो एल्स वाले पार्ट में आएगा। और सबसे पहले जीरो वाला जो पार्ट है, फर्स्ट लोकेशन जो फ्रंट वाली है, वहाँ जो भी डेटा पड़ा होगा बुक आईडी और बुक नेम का, वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से वापस वो कंटिन्यू पे आएगा। कंटिन्यू पे वापस आप टू डिलीट ऑप्शन लेते हैं यस करने के बाद में, तो वापस सेकंड में आएगा। तो बाकी का डेटा जो होगा वो जीरो पर शिफ्ट हो गया एक डिलीट होने के बाद में, तो वो नेक्स्ट वापस से जीरो को डिलीट करेगा, तो वो नया वाला भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह से एक एक करके वो डिलीट करता जाएगा। क्लियर? इसमें जैसे आउटपुट दे रखा है इसका, जैसे ही प्रोग्राम रन किया, इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले, 1 नंबर चॉइस ली इंसर्ट के लिए, बुक आईडी डाला 2 और बुक का नेम डाल दिया पाइथन। वापस कंटिन्यू किया यस, यानी चॉइस 1 ले ली, बुक आईडी डाला 44, बुक का नेम दिया जावा, फिर यस कर लिया, एक और 1 डाल दिया चॉइस, वापस एंट्री हो गई बुक आईडी 5 और C++। तो इसने यहाँ पर 3 एंट्री तो यहाँ कर ली, एक और एंट्री आगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू यस किया, वापस एंटर योर चॉइस 1 किया, बुक आईडी 6 डाल दिया, बुक का नेम नेटवर्किंग, फिर चॉइस को यस किया, एंटर योर चॉइस 3 को जैसे ही एंटर किया तो उसने बता दिया कि फर्स्ट में बुक आईडी 2 था, पाइथन बुक है, 44 आईडी है, बुक नेम जावा है, 5 आईडी C++ बुक, 6 आईडी और नेटवर्किंग बुक नेम है। इस तरह से डेटा ले लिया, तो हमारा इंसर्ट भी हो गया, डिस्प्ले भी हो गया। अब सेकंड चॉइस ली उसने डिलीट के लिए, जैसे ही 2 किया उसने तो डिलीटेड एलिमेंट सबसे पहले हमारा था 2 और पाइथन, तो ये वाला पार्ट सबसे पहले डिलीट हो जाएगा। फिर वापस से उसने चॉइस ली 2, तो 44 और जावा नेक्स्ट वाला आ जाएगा, जीरो लोकेशन पे, वो भी रिमूव हो गया। फिर एंटर योर चॉइस, थर्ड वाला पार्ट लिया इसने 3, तो 3 में हमारा लास्ट 3 जैसे ही लिया तो लास्ट में हमारे 2 तरह के डेटा और थे बुक से रिलेटेड, 5 आईडी था और बुक का नेम C++, और 6 आईडी है और नेटवर्किंग बुक का नेम है। फिर रिमेनिंग वाला जो भी था वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब है एप्लीकेशंस ऑफ क्यूज, यानी क्यूज को कहाँ यूज कर सकते हैं हम देखते हैं कि एक ऑफिस में 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है आपस में, और एक प्रिंटर उन्होंने शेयर कर रखा है उसमें। हम मान लेते हैं फर्स्ट कंप्यूटर 1 2 3 एंड 4। अब मान लो फर्स्ट ने भी प्रिंट दिया, सेकंड ने भी दिया, थर्ड ने भी दिया, फोर्थ ने भी दिया, प्रिंट सभी के होंगे, बट एक क्यू में प्रिंट होंगे। जिसने सबसे पहले प्रिंट दिया उसका सबसे पहले प्रिंट होगा, और सेकंड वाला कमांड जो है वो उसके बैक में पड़ा रहेगा, जिसने भी प्रिंट दिया सेकंड। थर्ड जिसने भी दिया वो सेकंड के पीछे होगा, फोर्थ जिसने भी दिया वो फोर्थ के पीछे रहेगा। फर्स्ट का जब प्रिंट हो रहा है तो सेकंड वाला जो पार्ट है स्पूलिंग वाले पार्ट में रहेगा, मतलब स्पूलिंग मीन्स वो रेडी रहेगा प्रिंट के लिए। सेकंड प्रिंट हो गया तो थर्ड वाला स्पूलिंग वाले पार्ट में रहेगा, यानी वेट में रहेगा पीछे। तो इस तरह से 1 बाय 1 ये एक क्यू में प्रिंट होते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं प्रिंटर क्यू। क्यूज आर वेरी यूजफुल इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। ये मल्टी यूजर है क्योंकि एक ही प्रिंटर को मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हैं। सच एज इन द केस ऑफ नेटवर्क प्रिंटर, ये प्रिंटर एक नेटवर्किंग में कनेक्टेड है, शेयरिंग वाले पार्ट में, वेयर देयर आर मल्टीपल रिक्वेस्ट फॉर प्रिंट ऑपरेशन जनरेटेड। तो हो सकता है कि कई बार मल्टीपल रिक्वेस्ट आ जाए प्रिंट के लिए बाय सेवरल यूजर्स ऑन द नेटवर्क, जब नेटवर्क पे यूजर्स काम कर रहे हो। इफ द प्रिंटर इज बिजी देन सक्सेसिव रिक्वेस्ट, प्रिंटर अगर बिजी चल रहा है तो उसके सक्सेसिव, उसके पीछे वाली या उसके एक सीक्वेंस में जो भी रिक्वेस्ट आई है प्रिंटिंग की, आर स्पूल्ड टू द हार्ड डिस्क, वो स्पूलिंग करती रहेगी हार्ड डिस्क से डेटा लेके प्रिंट करने के लिए। वेयर दे वेट इन क्यू, जब तक वो क्यू में वेट करेंगे, अंटिल द प्रिंटर बिकम्स अवेलेबल, जब तक प्रिंटर अवेलेबल नहीं हो जाता।
सिंगल यूजर ऑपरेशन, अगर सिंगल यूजर ऑपरेशन है तो क्या होगा, फर्स्ट यूजर ने जो भी वर्क किया उसके बाद सेकंड यूजर को कुछ काम करना है, तो जब तक सिंगल फर्स्ट यूजर अपना काम नहीं कर लेता तब तक सेकंड यूजर को क्यू में रहना पड़ेगा। Queues are also used in single processor system where only one user can be allowed to work on the system. Rest of the user requesting to work on the system are placed in the queue. तो वो queue में रहेंगे। Handling of interrupt in real time system. Real time system में कोई interruption आ गया, यानी कोई रुकावट आ गई काम के अंदर, कोई error आ गई वर्क में, तो उसमें भी इसी तरह से है। जहाँ इंटरप्शन पहले आया है उस इंटरप्शन को पहले रिजोल्व किया जाएगा, फिर सेकंड इंटरप्शन जहाँ होगा सेकंड को रिजोल्व करेंगे, जहाँ थर्ड होगा फिर थर्ड को रिजोल्व करते हैं। यानी यह भी एक क्यू का पार्ट है। इन अ रियल टाइम सिस्टम interrupts may occur which are necessary to be handled immediately before executing the current task. तो उस इंटरप्शन को भी पहले रिमूव किया जाएगा, फिर उस टास्क को हम इजीली बाद में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आफ्टर रिजॉल्व द इंटरप्शन वी कैन एग्जीक्यूट आवर वर्क। if these interrupts are to be handled in the same order as they arrive, इंटरप्शन का रिजोल्यूशन भी उसी ऑर्डर में होगा जैसे जैसे वो पहले आए हैं। जैसे जैसे एरर सबसे पहले पहुंची है वो पहले रिजोल्व होगी, जो बाद में ही बाद में, मींस FIFO कंसेप्ट इसमें भी यूज होगा। सिमुलेटिंग वेट, कॉल सेंटर में हम कॉल करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल से वर्क नहीं कर रहा है, उसकी सिम में कोई डिस्टरबेंस आ रहा है तो हम कॉल सेंटर पे फोन लगाते हैं। जैसे ही कॉल करते हैं तो एट ए टाइम कॉल नहीं लगता कस्टमर केयर को, क्योंकि वो पहले से बिजी है, यानी पहले से और भी कोई क्यू में चल रहे हैं, तो आप उनके जस्ट बैक में हैं। जब वो आगे की क्यू फिनिश हो जाएगी तो आपका नंबर आएगा। यह है सिमुलेटिंग वेट। कॉल सेंटर फोन सिस्टम्स यूज अ क्यू टू होल्ड पीपल इन लाइन until a customer representative gets free। जब तक कस्टमर केयर वाला जब रिप्रेजेंटेटिव है फ्री नहीं होता है तब तक आपकी कॉल वो कवर नहीं करता है। प्लेलिस्ट ऑर्डरिंग, प्लेलिस्ट ऑर्डरिंग जैसे आपका कोई MP3 सॉन्ग है, बफरिंग ऑन MP3 प्लेयर्स एंड पोर्टेबल CD प्लेयर्स हैं, iPod प्लेलिस्ट है एक्सेट्रा, एड सॉन्ग टू एंड प्ले फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लिस्ट।